Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। यहाँ पर क्या क्या कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं सबके बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे पाऊँ, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, CUET एक्चुअल में इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इनमें एडमिशन के लिए अब एडमिशन आपको कहाँ कहाँ लेना है। तो देखिए, ग्रेजुएशन के लिए जैसे आपने BA किया, BSc किया, BCom किया, या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा होता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे BSc MSc यानी कि BSc प्लस MSc एक साथ ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए में एडमिशन के लिए जो है वो आप ये एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना। कुछ मैंने यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया की, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली, फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU, ये अलीगढ़ में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में है। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये लखनऊ में है, BBAU के नाम से फेमस है। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम है, मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम में है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन CUET के थ्रू ले सकते हैं। पहले यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एंट्रेंस कराती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट का बहुत सारा पैसा खराब जाता था। अब गवर्नमेंट ने NTA को यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी को सौंप दिया है एग्ज़ाम कराने के लिए, और वो CUET के नाम से इसको कराती है। तो कॉमन जो होता है, एक रैंक बनती है और उस रैंक के बेस पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का मोड क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है वो CBT मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर होता है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, तो देखिए, आपको ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम देना है, यानी कि कंप्यूटर पे बैठकर एग्ज़ाम देना है। और अगर आपको पेन और पेपर की आदत है, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर दे तब आप उसको सॉल्व करते हैं, और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने की आदत नहीं है, तो आप एक काम करिए कि आप गूगल पर सर्च कीजिए CBT एग्ज़ाम, ठीक है ना। और CBT एग्ज़ाम जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पर साइट मिल जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, और आप वहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक बार आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कि आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके साइट पर जाइए, और साइट पर जाने के बाद वहाँ पर CBT एग्ज़ाम को दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई कैसे क्या एग्ज़ाम दिया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको माउस से क्लिक करना पड़ता है सही आंसर को, लेकिन फिर भी आप एक बार एग्ज़ाम दे लेंगे तो आप इसके गो थ्रू हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 10+2 यानी कि 12th में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आप चाहे एक कन्वेंशनल प्रोग्राम में जा रहे हो, जैसे BA BSc BCom में जा रहे हो, या फिर आप कोई टेक्निकल में जा रहे हो, ठीक है ना, तब भी आपके पास में 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। टेक्निकल का मतलब BTech वगैरह में जा रहे हो तब भी आपको, या कोई प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं जैसे B Pharma है, इन सब में तो 50% कम से कम चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी के लिए जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो कुछ यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो होती है, ये क्या करती है, 50% मार्क्स बताती है, कहती है कि भाई 50% मार्क्स अगर आपके पास 12th में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ये 50% रखा है इन्होंने, और OBC के लिए इन्होंने 5% यानी कि 45% रखा है। यानी कि अगर OBC स्टूडेंट है और उसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो 45% में भी फॉर्म को भर सकता है, CUET के फॉर्म को भर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की मैं बात करूं तो ये 60% मार्क्स इनको चाहिए 10+2 में, ठीक है। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास कम से कम 12th में 60% होने चाहिए। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके पास कम से कम 12th में 50% नंबर होने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में आपके पास कम से कम 60% यानी कि 60% नंबर होने चाहिए 12th में।
जामिया मिलिया इस्लामिया में आपके पास कम से कम 50% नंबर 12th में चाहिए। तो इस तरह से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं उनका पैटर्न अलग है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये 60% जो है इनको 12th में चाहिए, तभी आप यहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा CUET में फॉर्म भरते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स कम हैं यानी कि 50% के आसपास हैं तो आपको बहुत सारी इन 2 यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन मिलेगा, बाकी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की मैं अगर बात करूं तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है और हर एक सेक्शन में 250, हर एक सेक्शन के मार्क्स जो होते हैं वो 250 होते हैं और हर एक सेक्शन जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन के लिए मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए गए, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए 250 नंबर होगा, ठीक है। तो एक सेक्शन जिसमें 50 क्वेश्चन है वो 250 नंबर का हो गया, ठीक है। अब आपने अगर सही क्वेश्चन किया तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत किया तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा सही से यहाँ पर आंसर देना है। हालांकि क्वेश्चन का पैटर्न मैं अब आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपने 12th लेवल की NCERT बढ़िया से पढ़ ली है तो आपका पेपर आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 सेक्शन बताए भी हैं कि आपके सेक्शन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट डे में 50 क्वेश्चन है और फिर 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेकंड डे में भी 50 हैं और थर्ड में 50 हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपको क्वेश्चन की कोई चॉइस नहीं दी जाती है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 50 क्वेश्चन है और 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। मीडियम ऑफ लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज जो होता है 13 लैंग्वेज में ये मीडियम मिलता है। 13 लैंग्वेज का मीडियम है यहाँ पर। पहला तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, पंजाबी है और उर्दू है, ठीक है। अब यहाँ पर जो CUET एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें जो सेक्शन फर्स्ट ए होता है वो लैंग्वेजेस का होता है और यही जो लैंग्वेजेस मैंने अभी आपको पढ़ी हैं 13 लैंग्वेजेस, इन्हीं का ही पेपर जो होता है। अब इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, लिटरेसी और नैरेटिव के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सेक्शन सेकंड जो होता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो जो मेन सब्जेक्ट हैं जो आपने 12th में पढ़े थे और जिनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है ना। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और NCERT क्लास 12th के सिलेबस से आते हैं। इसके बाद में GAT का सेक्शन थर्ड, GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है और यहाँ पर भी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से तैयारी के पॉइंट हैं। जब जनरल नॉलेज आपको तैयार करना पड़ेगा, करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। देखिए करंट अफेयर आप जो है वो पिछले 6 से 8 महीने की तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, क्वालिटेटिव एनालिसिस रीजनिंग का होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है ना। और ये सब के सब जो हैं वो ग्रेड 8 यानी कि आपने क्लास 8 में जो मैथ पढ़ी है उस लेवल की जो होती है वो मैथ यहाँ पर आती है। इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि भाई ये इनके पिता हैं, ये उनकी पुत्री ये हैं और ये, तो इनमें रिलेशन क्या है। या मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि वो जो होता है वो स्ट्रेट जाता है उत्तर दिशा में, वो सीधे जाता है, फिर राइट मुड़ जाता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर राइट मुड़ जाता है, वो किस दिशा में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने पर लैंग्वेज का फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप लैंग्वेज कोई भरेंगे तो उसकी फ़ीस अलग से जमा करनी पड़ेगी। फिर डोमेन सब्जेक्ट आप भरेंगे तो उसमें उसकी फ़ीस अलग से जमा करनी पड़ेगी। अच्छा, डोमेन सब्जेक्ट कितने भर सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 जो हैं वो डोमेन सब्जेक्ट आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप भरेंगे तो उसकी फ़ीस अलग से जमा करनी पड़ेगी। तो सपोज करिए कि आपने क्या किया, 500 रुपये लैंग्वेज की फ़ीस जमा कर दी, फिर आपने डोमेन सब्जेक्ट भरे तो उसकी फ़ीस जो होगी 1000 रुपये, 500 रुपये फ़ीस और हो गई, तो आपने 500 वो भर दी। और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो 500 हो गई, यानी कि आप टोटल जब आप फीस लास्ट में पे करेंगे तो वो 1500 रुपये फ़ीस होगी।
यहाँ पर स्टूडेंट क्या सोचता है कि एक काम करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देते हैं या तो उससे क्या होगा, वो फीस हमारी जो है 1,000 रुपये लग जाएगी या जो भी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो कोई दो सेक्शन में ही आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा तो तीनों सेक्शन आपने तीनों सेक्शन को क्वालिफाई किया हो। जैसे आपने लैंग्वेज भी क्वालिफाई की हो, डोमेन भी क्वालिफाई किया हो और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्वालिफाई किया। अब पता चला कि आपने क्या किया, आपने सिर्फ लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड डोमेन सब्जेक्ट भर दिया और उसका आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब मालूम पड़े कि सपोज कि कोई ए यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, बट उस ए यूनिवर्सिटी की कंडीशन है कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपने दिया हो, ठीक है ना, बट आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया। जैसे सपोज करिए कि आपको यहाँ पर AKTU में, सपोज AKTU लखनऊ में बी फार्मेसी में एडमिशन आपको लेना है, तो उस केस में आपके पास लैंग्वेज भी होनी चाहिए, आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट भी होने चाहिए यानी कि PCB होना चाहिए, और साथ में आपके पास में PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ में आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया। अगर ये तीनों दिए हैं तभी आप यहाँ पर बी फार्मेसी की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब स्टूडेंट ने क्या किया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया ही नहीं, उसकी फ़ीस भी नहीं भरी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेने से बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको अपने जो आपको कोर्स करना है उसमें आपको मैक्सिमम चॉइस चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उस केस में आप क्या करें, आप तीनों को ही भरिए। आप लैंग्वेज भी चूज़ कीजिए, आप डोमेन का भी भरिए और आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ तो 285 सिटी जो हैं वो इंडिया में, यानी 285 शहर जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, और लगभग 15 शहर जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि फॉरेन में भी CUET का एग्ज़ाम होता है। पॉपुलर कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो देखिए ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स की अगर मैं बात करूं या आर्ट साइड की बात करूं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट लेते हैं, पॉपुलर कोर्सेज़ की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट लेते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आर्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो BA ऑनर्स इन इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एंड BA LLB, ये सारे के सारे जो हैं वो कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो BSc ऑनर्स इन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, BTech इन IT, डेयरी फूड टेक है, BCA एंड इंटीग्रेट BSc MSc में एडमिशन लेते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो BCom ऑनर्स है, BCom पास है, BBA है, BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड BBA FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है, इन सभी में एडमिशन लेते हैं। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात करता हूँ तो VWOC इन वेब डिजाइनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC जिसको कहते हैं, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA, इन सब में एडमिशन लेते हैं। अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो जैसे फार्मेसी में B फार्मा है, D फार्मा है, एजुकेशन DED है, होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM है, और म्यूजिक डांस यानी कि BPA में एडमिशन लेते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन कोर्सेज थे जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर एडमिशन इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं। अब कॉमन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक लैंग्वेज जो आपको आती हो, ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश में से ही सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट जिनमें आपकी कमांड है ज़्यादातर वही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट वही सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर बताया भी मैंने कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, और आप चॉइस कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, कोई भी चॉइस को भर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको आगे कोर्स करना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब साइंस में जो है वो ज़्यादातर अगर देखें तो 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक तो PCB मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और दूसरा PCM मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना। आर्ट में अगर और कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज लेते हैं, और साथ में लैंग्वेज में वही हो गई, असमी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है, ठीक है ना। अब कुछ डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो मैं बात कर रहा हूँ, 23 लगभग डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे ऑप्शन में, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी,
कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कॉमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है, एनसीसी, योगा, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट लिया को, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका जो है टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये 3 स्लॉट यहाँ पर एग्ज़ाम टाइमिंग के होते हैं। 8:30 से सुबह मॉर्निंग में 8:30 टू 10:30 जो होता है वो पहला स्लॉट होता है। फिर 12 से लेके 2 PM तक दूसरा स्लॉट होता है, और फिर 3:30 टू 6:30 तीसरा स्लॉट होता है। यानी कि एक दिन में 3 स्लॉट में पेपर होता है, सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर 12 बजे से 2 बजे तक, और फिर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। अब ये हो सकता है कि आपने जो चॉइस भरी हो वो ये हो सकता है कि सपोज करो सुबह 8:30 बजे से 10:30 पर आपका एक पेपर हो गया, और आपके चॉइस के हिसाब से फिर 3:30 बजे से 6:30 बजे दूसरा पेपर हुआ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूएशन में ही आपके पेपर हों, ये भी हो सकता है कि अगले दिन कोई पेपर लगा हो। ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर अगर बाहर जाता है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई आपको हो सकता है अगर पास में है तो 2 बार जाना पड़े, या अगर दूर है तो फिर आपको वहीं पे रुकना पड़े। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। डोमेन सब्जेक्ट वही भरेंगे जिनमें आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो, जिनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी हो। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट लिखिए। आई होप कि मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक